गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि चल आइए हम लोग एक नए टॉपिक पे फिर डिस्कस करते हैं। मैंने पिछली क्लास में ही आप लोगों को बता दिया था कि बीम एनालिसिस पे हम लोग चलेंगे, तो चलिए करते हैं बीम एनालिसिस। बीम एनालिसिस, जब भी बीम एनालिसिस की बात आती है तो सबसे पहला फैक्टर उसमें से आता है लोड। लोड लोड हिंदी में इसको भार भी कहते हैं, ठीक है, भार। तो लोड की जो डिफिनीशन है बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस acting at a point is termed as a load। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के यही कहना है कि जितने भी प्रकार के, ऑल मीन्स सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के बाहरी फोर्सेस जो भी लगती हैं किसी भी बॉडीज पे, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? लोड कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, ऑल एक्सटर्नल फोर्स या फोर्सेस एक्टिंग at a body is termed as load। इसकी लोड की बहुत ही छोटी डिफिनेशन है, मतलब कुल मिलाकर के ये कि ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग एट अ बॉडी इज टर्म्ड एज अ लोड। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड की बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। लोड दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड। फर्स्ट इज अ डेड लोड and second is a live load। डेड लोड को कहीं कहीं सेल्फ लोड भी कहा जाता है, और सेल्फ लोड होता भी है, मतलब किसी भी वस्तु का स्वयं का भार, ठीक है। डेड लोड आप सेल्फ लोड भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइव लोड जो होता है ये चेंजेस होते रहते हैं। तो इनमें लाइव लोड जो होता है हमारा तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ए पॉइंट लोड, जिसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड लिख लीजिएगा। सेकेंड इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड load। And third is a uniformly varying load। uniformly varying load, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं। मेनली हमें इन्हीं तीन लोड पे अभी हमें डिस्कस करना है। डेड लोड पे बाद में डिस्कस किया जाएगा जब आगे कोई और सब्जेक्ट मिलेगा, जैसे में कि डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर या डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो उसमें हम लोग डेड लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाइव लोड के बारे में ही डिस्कस करना है, और लाइव लोड हमारे मोस्टली यही तीन होते हैं। इन्हीं तीनों पे हमें अभी बात करनी है। जब डेड लोड की बात आएगी तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चलिए आते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात आती है लोड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है
पॉइंट लोड। पॉइंट लोड को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है, पॉइंट लोड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इस तरीके से, किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करा दीजिए, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे किसी भी लोड को लगा दीजिए, वो हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट लोड हो जाता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूडीएल भी बोलते हैं। तो यूडीएल लोड जो होता है इसे हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, बस रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। पहला होता है कि हम इसे रेक्टेंगल टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है हमारा यूडीएल लोड का रिप्रेजेंटेशन या डिनोटेशन जो भी है। और दूसरा है हम इसे कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हो गई दोनों बातें। अब इसके बाद थर्ड थर्ड लोड जो आता है इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूवीएल भी बोलते हैं, ठीक है, यूवीएल। यूवीएल को रिप्रेजेंट करने का तरीका तीन प्रकार से है। अब देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहला हो गया, ये हो गया। दूसरा और तीसरा हो गया, ये हमारा पॉइंट लोड यूडीएल और यूवीएल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हमें किस तरीके से अपने पॉइंट लोड, यूडीएल लोड और यूवीएल लोड को हम कैसे रिप्रेजेंट, कैसे दिखाते हैं, ये हमारा हो गया। ये कुछ इस तरीके से हम लोग पॉइंट लोड, यूडीएल लोड और यूवीएल लोड को दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, हम अभी लोड पे ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बातें जो आती हैं वो है हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम इन लोड को किसी बीम पे अप्लाई करके, लगा करके और हम कैलकुलेशन जब करते हैं तब की हमें सबसे बड़ी की समस्या जो है वो समस्या हम लोग जान लेते हैं। तो उस समस्या को जानने के लिए हमारा पॉइंट लोड को जब हम लोग कैलकुलेशन करना, पॉइंट लोड को जब हम लोगों ने कंसीडर किया तो पॉइंट लोड हमारा बहुत ही आसानी से कंसीडर हो गया और इसको हमने आसान तरीके से निकाल करके जो भी हमारा रिएक्शन वगैरह निकालना होता है हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। बट जैसे ही बात आती है यूडीएल की, तो यूडीएल में कंफ्यूजन ये आ जाता है कि भाई ये तो इस एंड से लेकर के इस एंड तक इक्वली लग रहा है, इसमें ना तो कोई पॉइंट लोड है ना ही कुछ है, इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं W पर यूनिट रन है, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का जो बेसिक फार्मूला है वो ये है कि पॉइंट लोड ऑफ यूडीएल, पॉइंट लोड ऑफ यूडीएल यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का मतलब है सीधा सा सिंपल सा फिगर देखिए, ये फिगर रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। रेक्टेंगल टाइप का दिखने के कारण क्या करते हैं, इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या आ जाता है, यानी लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है जब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, जैसे कोई एक बीम है और हमने इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, अब ये पॉइंट लोड कन्वर्ट यहाँ पे होने तो हो गया, लेकिन ये पॉइंट लोड अब लगेगा कहाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। तो ये चीज फाइंड करने के लिए बहुत से लोग परेशान हुए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो भी हमारे फिलोसफर या
वैज्ञानिक वगैरह लोगों ने सर्च किया तो इसमें इन्होंने ये पाया कि किसी भी शेप की सीजी निकाल लीजिए और जिस पॉइंट पे मीट करती है सीजी, जहां पे सीजी मिलता है वही पॉइंट पे हमारा क्या काम करेगा, यूडीएल एज ए वर्क करने लगेगा। तो इसका डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लोड डिस्टेंस ऑफ यूडीएल, यूडीएल का पॉइंट लोड डिस्टेंस कहां रहेगा ये फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका सीजी निकाला। जब इसका सीजी निकाला तो हमें क्या मिला, h/2 और b/2, मतलब l/2 और b/2 मिला। यानी b/2 ये डिस्टेंस हो गया और l/2 ये डिस्टेंस मिल गया। तो हमें l/2 ही लेना है, b/2 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हमारा डिस्टेंस क्या मिल गया, l/2 मिल गया। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया इसी के कन्वर्जन का यूडीएल के। अब हमें यूवीएल के कन्वर्जन को फाइंड करना है। तो यूवीएल के कन्वर्जन को फाइंड करने के लिए फिर वही तरीका है कि पॉइंट लोड ऑफ यूवीएल, पॉइंट लोड ऑफ यूवीएल, पॉइंट लोड ऑफ यूवीएल में क्या है, इसकी शेप कैसी दिख रही है, ट्रायंगल टाइप। ठीक है, ट्रायंगल टाइप दिख रही है। तो ट्रायंगल टाइप जब दिख रही है तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट लोड मिल जाएगा। तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। क्लियर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यानी हाफ तो हो ही गया। फिर इसके बाद बेस क्या है, एल है, यल डिस्टेंस है। ठीक है, तो यल डिस्टेंस हो गया इंटू हाइट, हाइट का मतलब ये लोड इंटेंसिटी हो गई, ये लोड इंटेंसिटी हो गई और ये लोड इंटेंसिटी हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हाफ इंटू डिस्टेंस हो गया इंटू लोड इंटेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इनका भी पॉइंट लोड डिस्टेंस ऑफ अ यूवीएल, पॉइंट लोड डिस्टेंस ऑफ यूवीएल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनका भी हम क्या निकाल लें, सीजी निकाल लें। तो इनका जो सीजी निकालेंगे तो एक ऐसे आएंगे और एक ऐसे आएंगे। ठीक है, और एक ऐसे कट करेंगे। यानी सीजी निकालने का जो मेथड होता है वो डायगोनली मीट कराते हैं। ठीक है, तो हमें डायगोनली मीट कराना है, हर एक कार्नर को पकड़ करके चलना है। तो ये जो डिस्टेंस आई, ये जो डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है, l/3 होती है। और ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारा डिस्टेंस क्या होता है, 2l/3 होता है। ठीक है, तो हमेशा मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी से l/3 डिस्टेंस पे ही इसका पॉइंट लोड वर्क करेगा। मैक्सिमम l/3 और मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी साइड। ठीक है, तो l/3 डिस्टेंस हमारा कहां से होगा, मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी जहां से होगी वहीं से हमारा l/3 डिस्टेंस पे ही हमारा यूवीएल का पॉइंट लोड वर्क करेगा। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो चले आगे बढ़ा था। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हमने अभी लोड को समझा। लोड को समझने के बाद अब हमें नेक्स्ट टॉपिक हमें जो समझना है वो है सपोर्ट। क्योंकि विदाउट सपोर्ट तो लोड और बीम एनालिसिस तो कुछ भी होगा ही नहीं। तो ठीक है, देखते हैं सपोर्ट। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, कोई भी मतलब कोई एक बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, इस ये क्या कर रहा है, ये जो बॉडी है इस फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ इस बॉडी पे इतने सारे फोर्सेस लगे हुए हैं और ये फोर्सेस जो है सपोर्ट कर रहा है इस बॉडी, ये बॉडी इन सारे फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है। अब सपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि
अब ये बॉडी जो है क्या कर रहा है, अपना ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किसी और को, ठीक है। जो फोर्स एक्सर्ट करता है, देन द सेकंड बॉडी, ठीक है, फर्स्ट बॉडी ये है, सेकंड बॉडी यहां पर आएगी, चाहे यहां आए या कहीं भी आए। जो सेकंड बॉडी मतलब ये सेकंड बॉडी, ये जो एक्सर्ट कर रहा है इस बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनाने की कोशिश कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। क्या है कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सपोर्टेड, ठीक है, इज सपोर्टेड another body, then the second body exerted a force is a called reaction। बात समझ में आई? क्या कह रहा है कि when a number of forces acting on a body and body supported by another body, another body क्या है, यानी फर्स्ट बॉडी ये है, सेकंड बॉडी ये है, जो ये सेकंड बॉडी सपोर्ट कर रहा है इस बॉडी को, यही हमारा क्या कहलाता है, रिएक्शन। यानी ये क्या एक्सर्ट कर रहा है, रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है। कारण ये रिएक्शन अगर एक्सर्ट नहीं करता तो ये बॉडी, हमारी फर्स्ट बॉडी क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाती है, ठीक है। ऑन द फर्स्ट बॉडी, ठीक है, फर्स्ट बॉडी पे ये जो सेकंड बॉडी है, फर्स्ट बॉडी पे क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा अनदर बॉडी है, इसे हम क्या कहेंगे, जो रिएक्शन एक्सर्ट करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद लिखना है, लिखवा दें, ठीक है, लिख लो। when a number of forces acting on a body, acting on a body and body is supported by another body is another when a number of forces acting on a body and body is supported by another body and then the another body is then another body या second body is exerted by a reaction force is called a reaction, ठीक है। reaction on the first body, on the first body ठीक है। अब इसके बाद on the body is contact of first body is in a equilibrium,
इज इन अ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन द सेकेंड बॉडी, in the second body is known as is known as is known as support, ठीक है, बात समझ में आई? चले आगे, हो गया, ठीक है। ठीक है, सपोर्ट के रिएक्शन समझ में आ गए। जब नंबर ऑफ फोर्सेस किसी एक बॉडी पे लगते हैं, उसके द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो फोर्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब जाता है, मतलब पहली बॉडी को दूसरा बॉडी जब सपोर्ट करता है, ठीक है, तो दूसरी बॉडी जो होती है एक फोर्स जनरेट करता है, जो फोर्स जनरेट करता है वो क्या होता है, रिएक्शन होता है, और दूसरी बॉडी जो होती है वो क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो होता है ये मेनली तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है रोलर, रोलर और रोलर और सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है हिंज सपोर्ट, और थर्ड जो होता है वो होता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, ठीक है, ये तीन सपोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे तीनों सपोर्ट का मतलब समझ लीजिए। रोलर और सिंपल सपोर्ट जो होता है, इसे जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है ये हमारा रोलर सपोर्ट होता है, और सिंपल सपोर्ट की बात करें तो ये हमारा सिंपल सपोर्ट होता है। ये दोनों मतलब रोलर और सिंपल सपोर्ट का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, या यही इसका सिंबल है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को इस तरीके से दर्शाया जाता है, या इनका यही सिंबल होता है, ठीक है। और थर्ड हमारा जो होता है वो होता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को, फिक्स सपोर्ट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हमारा फिक्स सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे रोलर, हिंज और फिक्स सपोर्ट एक और काम करते हैं भाई। हमने जान लिया कि ये सपोर्ट तो है, लेकिन ये भी एक फोर्स जनरेट करते हैं। क्या? कौन सा? रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स जनरेट अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें रिएक्शन छुपा हुआ है। तो रिएक्शन, इसका रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रोलर सपोर्ट में ऑलवेज रोलर सपोर्ट हो या सिंपल सपोर्ट हो, हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स ही जनरेट होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल और मोमेंट जनरेट नहीं होता है। क्लियर? अब इसके बाद, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा है हमारा हिंज सपोर्ट। ये दो प्रकार के रिएक्शन जनरेट करता है, एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। ये हमारे दो प्रकार के रिएक्शन जनरेट करते हैं। तीसरा जो होता है ये हमारा होता है फिक्स सपोर्ट, और फिक्स सपोर्ट जो होता है हमारा तीन रिएक्शन काम करते हैं इसमें। पहला होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और तीसरा होता है मोमेंट, ठीक है। ये हमारे तीन प्रकार के रिएक्शंस फिक्स सपोर्ट में काम करते हैं, दो प्रकार के हिंज में, और रोलर और सिंपल सपोर्ट में एक प्रकार के सपोर्ट काम करता है, रिएक्शन काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद
सपोर्ट। सपोर्ट के बाद अब आती है बारी सपोर्ट के बाद हमारी जो बारी आती है वो आता है टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम। बीम। बीम हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा होता है कैंटिलीवर बीम। और तीसरा होता है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम। चौथा होता है ओवरहैंगिंग बीम। और पांचवा होता है कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, ये हमारे 5 प्रकार के बीम है। पांचों प्रकार के बीम को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन पांचों को देख लेते हैं। पहला हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम को हम नॉर्मली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम हमेशा वन साइड फिक्स होता है और अनदर साइड क्या होता है, फ्री होता है। फिक्स्ड बीम क्या होता है, ये दोनों साइड फिक्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चौथी बीम जो होती है हमारी ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब जान ही गया है कि लटकाना। तो ये हमने दोनों साइड बीम को लटका दिया, थोड़ा इधर बाहर निकाल दिया, थोड़ा इधर बाहर निकाल दिया, ये हमारा हो गया ओवर हैंगिंग बीम। और पांचवा है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम का मतलब होता है कि कई सारी बीम को एक साथ जोड़ देना, ही हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस बीम कहलाता है। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद बीम एनालिसिस में एक नया टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, देखो कुल मिलाकर के हमारा जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कोप्लानर का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे सारे फोर्सेस लगे, वो तो ठीक है। नॉन कॉन्करेंट का मतलब कि जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट पे लगे, एक ही प्लेन पे लगे, बट अलग अलग दिशाओं में लग सकते हैं, वो हमारा नॉन कॉन्करेंट फोर्स हो गया। ठीक है, तो अ नॉन कॉन्करेंट फोर्स system will be in equilibrium if the total resultant of the all forces
एंड मोमेंट इज अ जीरो। क्या कहता है कि अ नॉन कॉनकरेंट नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, a non-concurrent force system will be in equilibrium, will be in equilibrium if the, ठीक है, if the total या resultant of the all forces, resultant of the all forces and movement is जीरो। समझ, ठीक है, जितने भी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है विल बी, हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और उसका रिजल्टेंट फोर्स, ऑल द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो एंड मोमेंट इज अ जीरो। ये हमेशा होना चाहिए, यानी जो हमारा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो हमारा होता है कि समेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जीरो। ठीक है, ये तीन कंडीशन होते हैं और इसी तीन कंडीशन पे हम पूरी बीम एनालिसिस करेंगे और आगे हम जब भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे या डेरिवेशन वगैरह जो भी सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, तो ऑल द, ये रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस हो गए, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, और फिर ये हो गया हमारा मोमेंट इज अ जीरो। तो बीम एनालिसिस या बीम का रिएक्शन निकालना कैसे निकाला जाता है ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी आप लोग इतना ही देखिए, ठीक है, वेट